जय हिंद। मैं सुभाष। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का यह न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि सीआईएसएफ का फिजिकल टेस्ट देने गए दो बिहारी लड़कों, जिनमें से एक का नाम अंकित यादव है, के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कुछ गुंडों ने मारपीट की, कान पकड़कर उठक बैठक कराया और इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स को छीनकर फाड़ने की कोशिश की गई। इस कुकृत्य में शामिल दो लोगों में से एक का नाम रजत भट्टाचार्य और दूसरे का नाम गिरधारी रॉय बताया जा रहा है। ये दोनों गुंडे बंगाल पोक्खो नामक उग्रवादी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। यह घटना 24 सितंबर की बताई जा रही है, लेकिन कल यानी 27 सितंबर को संबंधित वीडियो के वायरल होने के बाद यह घटना प्रकाश में आई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से फ़ोन कॉल पर बातें की तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद बिहार पुलिस के डीजीपी ने अपने बंगाल समकक्ष को पत्र लिखकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा के कद्दावर राजनेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर शब्दों से जोरदार प्रहार किया। लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चौतरफा घिरता हुआ देखकर सिलीगुड़ी पुलिस ने आनंद फानन में यह ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी दी कि इस घटना में शामिल दोनों ही गुंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो रजत भट्टाचार्य नाम का गुंडा है जो इन दोनों छात्रों के साथ, दोनों अभ्यर्थियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार कर रहा है। इस लड़के का नाम अंकित यादव है, इसका नाम पता नहीं है, और ये है रजत भट्टाचार्य। अब आइए इस घटना के बारे में कुछ बातें मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि बिहारी प्रवासियों, खासकर बिहारी मजदूरों के ऊपर अलग अलग राज्यों में हमले की खबरें आती रहती हैं? कभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडे बिहारी मजदूरों पर हमले करते हैं, तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी के पालतू गुंडे ऐसा करते हैं। कई बार गुजरात से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने वाले लोगों की क्या मानसिकता है? क्या बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात अलग देश है, या फिर बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) हमें पूरे भारत में जाने और घूमने फिरने की आज़ादी प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(e) हमें भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है। आश्चर्य की बात है कि यदि यही ममता बनर्जी चुनाव के समय गले फाड़ फाड़ कर कहती थी कि संविधान खतरे में है, जबकि सच्चाई यही है कि बंगाल में ही सही मायने में संविधान खतरे में है। जिस बंगाल पोक्खो नामक उग्रवादी संगठन से जुड़े लोगों ने बिहारी अभ्यर्थियों के साथ मारपीट किया, यह संगठन बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है। फिर अब तक इस संगठन को बैन क्यों नहीं किया गया? क्या बंगाल एक अलग राष्ट्र है? नहीं ना। फिर इस संगठन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सोचने पर माथा ठनकने लगता है कि ममता बनर्जी को बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठिए लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। इन घुसपैठियों से ममता को बंगाली संस्कृति पर कोई खतरा नजर नहीं आता। इन घुसपैठियों को दामाद की तरह मेहमान नवाजी की जाती है बंगाल में। लेकिन जब अपने ही देश के किसी राज्य के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए बंगाल जाते हैं तो उन पर इनके गुंडे हमले कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि ये दोनों बिहारी अभ्यर्थी बंगाल सरकार के किसी परीक्षा में शामिल होने नहीं गए थे। इन लोगों ने सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फॉर्म भरा था, जिसकी परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है। चूंकि इन दोनों अभ्यर्थियों का सेंटर सिलीगुड़ी में था, इसलिए वे वहां गए थे। इन पर आरोप लगाया गया कि ये दोनों फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती होने आए थे। मेरा कहना है कि केंद्रीय परीक्षाओं में संभवतः डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर होती भी है तो यह तय करना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम था कि प्रमाण पत्र नकली है या असली। यदि प्रमाण पत्र नकली होता तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता, इनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर देता। ये बंगाल के गुंडे कौन होते हैं? प्रमाण पत्रों की जांच करने वाले। और यदि बंगाल सरकार की ही परीक्षा होती तो क्या दूसरे राज्यों के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं? क्या बिहार में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में नहीं आते हैं? ममता के गुंडों को यह बात पता होनी चाहिए कि अभी सारे राज्यों और केंद्र सरकार को मिलाकर के जितनी वैकेंसी नहीं आई है पिछले 2 वर्षों में, उतनी अकेले बिहार ने दी है। विगत वर्षों में बिहार में लगभग 5 लाख सरकारी पदों को भरा गया है, जिनमें बिहार के बाहर के लोगों की भारी संख्या है। लेकिन बिहार के लोगों ने कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हम दिल से राष्ट्रवादी हैं। हम पूरे देश को एक मानते हैं। अभी बीपीएससी ने लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें पूरे भारत के अभ्यर्थी शामिल होंगे, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के अभ्यर्थी भी परीक्षा देने आएंगे, क्योंकि बिहार ने कोई ऐसा अवरोध नहीं लगाया है जिसके कारण बाहर के लोगों को परेशानी हो। नीतीश कुमार ने पूरा दरवाजा खोल रखा है बिहार का। आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। मैं मानता हूं कि बिहार में रोजगार के अवसर कम होने के कारण बिहारी लोगों को काम की तलाश में अपने ही देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता है। लेकिन हमें बोझ क्यों समझा जाता है? बिहारी लोगों की बदौलत ही अन्य राज्यों का औद्योगिक विकास हुआ है। मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि हमारी बदौलत ही अन्य राज्यों का औद्योगिक विकास हुआ है। हमारे कारण उद्योगों को सस्ता लेबर उपलब्ध होता है। सस्ता लेबर के कारण उनका उत्पादन लागत कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है। उत्पादन लागत कम होने के कारण उनके प्रोडक्ट्स बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं और उद्योगों को मुनाफा होता है। उद्योगों को जो मुनाफा होता है उसमें से वे सरकार को टैक्स देते हैं और सरकारें उन्हीं पैसों से जन कल्याण का कार्य करती है। फिर इतना हंगामा है क्यों बरपा?
क्यों हमको बोझ समझा जाता है भाई? हम नहीं होंगे तो जरा कल्पना करिए कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आज मेरा सवाल बिहार के उन राजनेताओं से भी है जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से बिहार की गद्दी पर विराजमान हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव ने बिहार को जातियों में बांटने के सिवा और किया ही क्या? आप बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर सत्ता की मलाई चाटते रहे, समाजवाद का फर्जी चोला धारण करके खुद बिहार के सबसे बड़े जमींदार बन गए और साथ में अपने बेटे बेटियों को भी सेट कर दिया। आप अपने 9वीं फेल युवराज को भी बिहार की गद्दी पर आसीन होते देखने के लिए ललायित हैं, पर जब 15 सालों तक आप बिहार में सत्तासीन थे तब आपने बिहारी जनता के बेटे बेटियों की चिंता नहीं की। आज भी आप वही कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के नाम पर आपने फिर से बिहार में जातीय अनुवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। मेरा सवाल नीतीश कुमार से भी है। आप पिछले 19 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन बिहार में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा? बिहार कृषि आधारित टेक्सटाइल्स, एमएसएमईज, टूरिज्म आदि से जुड़े उद्योगों के लिए उपजाऊ जमीन है, लेकिन आपने भी इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। शाहनवाज हुसैन साहब जब कुछ समय के लिए आपकी सरकार में उद्योग मंत्री बने तब वे इस क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रहे थे, किंतु आपने पलटी मार दी और राजद के साथ बेमेल विवाह कर लिया। किंतु यह समझ से परे है कि जब जनवरी 24 में आपका राजद के साथ तलाक हुआ और आप पुनः भाजपा से मिलकर सरकार बना लिए, तो फिर भाजपा ने शाहनवाज हुसैन को पुनः मंत्री क्यों नहीं बनाया? ध्यान रखिएगा, यह सत्ता किसी की बपौती नहीं है नीतीश कुमार जी। आज आपके पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। हबीब जालिब ने भी लिखा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।